स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, लीनियर मोमेंटम को हमने समझा था। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। तो एक्चुअलिटी में न्यूटन के 3 लॉ थे। फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस किया था जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स। सेकंड लॉ में हमने ये डिस्कस किया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। एंड थर्ड लॉ में हम बात करने वाले हैं एक्शन और रिएक्शन की। एक्चुअलिटी में जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो नॉर्मल लाइफ में भी क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है ना। उसी के मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बता रखे हैं जिससे कि ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत अच्छी तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट इस पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको, और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो देखिए, एक्चुअलिटी में क्या है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो टोटली डिपेंड करता है एक्शन और रिएक्शन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्शन के ऊपर और रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये दोनों टर्म समझा देता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट। सपोज कीजिए आपके पास एक बॉल है। क्या है आपके पास? एक बॉल है, रबड़ का बॉल है। उस रबड़ के बॉल को आप बॉल पे क्या करते हैं? हिट करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रबड़ का बॉल है और उसको आपने दीवार के ऊपर मारा है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने उस बॉल को थ्रो किया तो फोर्स अप्लाइड किया ना आपने, वो फोर्स अप्लाइड किया आपने, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलेंगे? एक्शन बोलेंगे। किसी काम को करना क्या हो गया? एक्शन हो गया। और जब वो बॉल पे टकराने के बाद रिटर्न बैक होता है, वापिस आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्शन। एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भाई देखो, हमेशा एक्शन और रिएक्शन जो है वो इक्वल और अपोजिट ही रहेंगे हमेशा। क्यों रहेंगे अपोजिट? क्योंकि देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को दीवार पे मारते हैं, बॉल को दीवार पे हमने जब मारा तो एक फोर्स के साथ मारा ना, तो बॉल क्या कर रही है? उस बॉल को अगेन क्या कर रही है? वो रिवर्स कर रही है ना, तो वो क्या कहलाएगा? रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसी एक्शन और रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। जनरल जो हम डेली लाइफ में भी इन एग्जांपल्स को हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, देखते हैं इनको, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज रिकॉइल ऑफ गन। देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉइल ऑफ गन। सबसे पहला एग्जांपल देखिए, मैं पहले एग्जांपल बता देता हूं आपको, आफ्टर दैट मैं क्या बताऊंगा, उसका स्टेटमेंट बताऊंगा आपको। क्योंकि पहले एग्जांपल से हम इस चीज को समझ लेंगे, अपने माइंड में सेट कर लेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, जो हमारा डेफिनेशन है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? रिकॉइल ऑफ गन। तो देखिए, रिकॉइल ऑफ गन का मतलब क्या होता है? देखिए, ये आपका क्या है? गन है। गन क्या कर रहा है? फायर हो रहा है। गन फायर हो रहा है तो आपने देखा होगा बुलेट जो है वो आगे की तरफ जाती है, आगे की तरफ जाती है ना बुलेट, और जो गन है वो पीछे की तरफ आती है। मतलब क्या हो रहा है? जैसे मैं गन को फायर करता हूं तो बुलेट जो है वो आगे की तरफ जाती है और गन क्या होता है मेरा? पीछे की तरफ आता है। तो बुलेट जो आगे की तरफ जा रही है, फोर्स के साथ जा रही है, दैट इज कॉल्ड, इसको मैं क्या कहूंगा? एक्शन कहूंगा। और इस गन को मैं क्या कहूंगा? रिएक्शन कहूंगा। क्या कहूंगा स्टूडेंट? देखिए, इसको मैं क्या कहता हूं? एक्शन कहता हूं, और इसको मैं क्या कहता हूं? रिएक्शन कहता हूं, ठीक है ना। एक्शन और रिएक्शन दोनों आपस में क्या है? अपोजिट है ना, इक्वल एंड अपोजिट है। इसलिए बुलेट जो है वो फायर होता है आगे की तरफ, दैट इज कॉल्ड एक्शन, और जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है, दैट इज होता है। आपने देखा होगा कि जब भी जो गन फायर करते हैं उनको बोला जाता है कि वो जो, जैसे कि कोई भी जो हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो गन को फायर करते हैं तो वो शोल्डर को टच करते हैं गन पे। आपने देखा होगा ना कि शोल्डर को इस तरीके से टच करते हुए और गन को क्या करते हैं? फायर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? उनके शोल्डर में और गन के बीच में गैप क्यों नहीं होता है? देखिए, उसका कारण है, जब हम गन को फायर करेंगे तो बुलेट तो आगे जाएगा
और गन क्या होगा, रिएक्शन की वजह से पीछे की तरफ आएगा। तो अगर उन दोनों के बीच में गैप रहेगा तो वो उतने ही फोर्स के साथ क्या होगा, वापस आएगा ना, तो आपके शोल्डर को क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। इसलिए वो शोल्डर पे क्या होता है, अटैच होता है, जिससे कि ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसकी वजह से, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। दैट इज कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन। फर्स्ट डायग्राम आपको समझ में आ गया क्या? हमने क्या किया, गन को फायर किया, गन क्या हुआ, वो बुलेट क्या हुआ, आगे की तरफ मूव किया, दैट इज कॉल्ड एक्शन। गन क्या हुआ, पीछे की तरफ आया, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। इसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ। सेकेंड डायग्राम की अगर हम बात करें, दैट इज, देखिए इस डायग्राम में क्या हो रहा है, हम किसका यूज कर रहे हैं, देखिए सेकेंड डायग्राम में है, दैट इज कॉल्ड वॉकिंग, दैट इज वॉकिंग। देखिए नॉर्मल चीज है, हम वॉक करते हैं डेली, हम चलते हैं, लेकिन कभी हमने इस चीज को नहीं सोचा है कि चलते हुए भी कोई लॉ यूज होता है क्या। तो देखिए मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं कि देखिए जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमारा जो ये फुट है, देखिए ये हमारा फुट है, ये क्या करता है, पीछे की तरफ फोर्स लगाता है। जब भी तो हम आगे की तरफ चलते हैं ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तभी आगे की तरफ चलेंगे। दैट मीन्स एक्शन ऑफ फुट ऑन ग्राउंड। क्या हुआ, पैर ने पीछे की तरफ फोर्स लगाया, दैट इज कॉल्ड एक्शन। और बॉडी क्या हुआ, उसकी वजह से फुट जो है वो आगे की तरफ गया, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। तो इसका मतलब वॉकिंग करते हुए या चलते हुए भी हम किसका यूज करते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ का हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते हैं। आगे की तरफ जैसे ही फुट आगे की तरफ हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन में उसने फोर्स लगाया, एक्शन हो गया, बॉडी आगे की तरफ मूव हुई, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। तो आपको ये समझ में आ गया, वॉकिंग समझ में आ गया किस तरीके से होता है। चलिए थर्ड हम बात करते हैं। देखिए थर्ड एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड फ्लाइट ऑफ रॉकेट। थर्ड क्या है स्टूडेंट्स, फ्लाइट ऑफ रॉकेट। आपने रॉकेट देखा होगा, रॉकेट देखा ना सभी ने। देखिए मैंने रॉकेट बनाने की कोशिश की है। अब इस रॉकेट में क्या हो रहा है, हम फायर कर रहे हैं, ठीक है। रॉकेट जब चलता है तो आपने देखा होगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में गैसेस निकलती है, गैसेस निकलती है ना, दैट इज कॉल्ड एस्केप गैसेस हमको कह सकते हैं, जो कि क्या कर रही है, रॉकेट को मतलब क्या कर रही है, एक तरह से एस्केप कर रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है ना। एग्जॉस्ट गैसेस हम इसको कह सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एग्जॉस्ट गैसेस, हॉट गैसेस। अब ये हुआ फोर्स विद गैसेस एस्केप, दैट इज कॉल्ड एक्शन। जब रॉकेट फायर होता है तो वो फोर्स के साथ गैसेस नीचे की तरफ आती है, वो क्या कहलाता है, एक्शन कहलाता है। और उसकी वजह से रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ आता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन कहलाता है। तो देखिए ये क्या हो गया, एक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। तो इस तरीके से फ्लाइट ऑफ रॉकेट को हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। तो होपफुली आपको ये तीनों जो मैंने एग्जाम्पल समझाए हैं, ये तीनों एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए होंगे। पहले एग्जाम्पल में हमने क्या बताया था कि जब गन को फायर किया जाता है तो बुलेट आगे की तरफ जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्शन। गन पीछे की तरफ आता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। सेकंड में हमने क्या बताया आपको कि जो फुट है, जब हम चलते हैं तो पैर जो है वो पीछे की तरफ क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्शन। बॉडी आगे की तरफ मूव करती है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। और थर्ड में हमने क्या बताया, फ्लाइट ऑफ रॉकेट बताया, जिसमें कि रॉकेट जो है वो गैसेस को रिलीज करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड एक्शन। उसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। तो स्टूडेंट ये था हमारा एक्शन और रिएक्शन। अब मैं आपको बताने वाला हूं उसका स्टेटमेंट कि एक्चुअलिटी में स्टेटमेंट क्या रहता है। तो देखिए बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, दैट मीन्स, तो देखिए स्टूडेंट स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, एवरी एक्शन there is always equal and opposite reaction। देखिए स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब बेसिकली एक्शन प्लस रिएक्शन इज इक्वल टू 0। समझ में आया सभी को, एक्शन प्लस रिएक्शन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब कुछ काम ही नहीं हुआ है, इसलिए तो एक्शन और रिएक्शन का सम किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और अगर एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन, दैट मीन्स ये क्या हो गया, एक्शन और रिएक्शन हो गया।
every action there is always equal and opposite reaction, that is called Newton's third law of motion. कि भाई एक्शन प्लस रिएक्शन अगर जीरो के बराबर होता है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट पे होता है, और एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन होता है तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है, वो मोशन में है, कुछ कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन. इसी को हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं स्टूडेंट्स. अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जो एक्शन और रिएक्शन होता है ये हमेशा डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगता है. किसके ऊपर लगता है, डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगता है. हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो हमेशा टू डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगता है, एक बॉडीज के ऊपर नहीं लगता है. ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो किस चीज के बारे में हमें डिस्कस करता है या बताता है हमें, दैट इज कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन. आफ्टर दैट हम स्टडी करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, लेकिन उसका जो लॉ है वो क्या कहता है उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो चलिए देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. स्टूडेंट, अब जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो डेरिवेटिव पार्ट है, वो डेरिवेशन होने वाला है. तो देखिए इस डेरिवेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बहुत आराम से डिटेल में बताने वाला हूं, तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको डेरिवेशन जरूर समझ में आएगा. डेरिवेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की. तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेशन को. मैं इसको रब कर देता हूं, जिससे कि क्या है कि जो डेरिवेशन है वो प्रॉपर आ जाए आपका. ठीक है ना. देखिए मैं सपोज कर रहा हूं कि हमारे पास क्या है, दो बॉल्स हैं. मैं क्या कह रहा हूं स्टूडेंट कि हमारे पास दो बॉल हैं, एक है बॉल ए और दूसरी है बॉल बी. समझ में आया सभी को. मैंने क्या बताया कि हमने सपोज किया हमारे पास दो बॉल हैं, एक है बॉल ए और दूसरी है बॉल बी. अब ये क्या हो रहा है कि दोनों बॉल जो है वो सेम डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है. दैट मीन्स सेम डायरेक्शन में वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, लेकिन दोनों की वेलोसिटीज क्या है, डिफरेंट है. मतलब कि वेलोसिटी डिफरेंस का मतलब कि ये हो सकता है थोड़ा तेज वेलोसिटी से मूव कर रही हो, ये थोड़ा कम वेलोसिटी से मूव कर रही हो. इस तरीके से ये दोनों बॉडीज क्या कर रही है, डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है. अब देखिए इस जो हमारा बॉल ए है इसका जो मास है दैट इज कॉल्ड एम ए. क्या मास है इसका, एम ए है. बॉल बी का मास क्या आएगा, एम बी आ जाएगा. क्लियर है ना सभी को कि हमने क्या किया, दो बॉल लिया, ए और बी हमने दो बॉल ले ली हैं, और इन दोनों बॉल्स की जो मास है दैट इज कॉल्ड, ए का जो मास है वो एम ए है, बी का जो मास है दैट इज कॉल्ड एम बी. इनकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज यू ए, और इसकी क्या इनिशियल वेलोसिटी होगी, यू बी हो जाएगी. समझ में आया सभी को. इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू ए, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू बी है. ठीक है ना. और ये वाला जो मैं केस लेता हूं दैट इज बिफोर कॉलिजन. बिफोर कॉलिजन का मतलब होता है टकराने से पहले, मतलब टकराने से पहले की जो घटना है उसको मैं आपको बता रहा हूं. ठीक है ना. अब क्या हो रहा है कि दोनों बॉल आगे सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, इन दोनों बॉल्स के बीच में क्या होगा, कॉलिजन होगा. मतलब ये दोनों बॉल क्या करेंगी, टकराएंगी. तो देखिए इस तरीके से ये दोनों बॉल क्या करती है, आपस में टकराती है. ये ए बॉल है हमारी, ये बी बॉल है. अब देखिए जब ये टकराएंगी तो बी वाली बॉल ए पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, दैट इज कॉल्ड एफ ऑफ बी ए, और ए वाली बॉल बी पे फोर्स लगाएगी, दैट इज एफ ऑफ ए बी. समझ में आया क्या सभी को. भाई एक बात बताइए, जब ये दोनों आपस में टकराएंगी तो ए वाली बॉल बी पे फोर्स लगाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए बी हो जाएगा, और बी वाली बॉल जो है वो ए पे फोर्स लगाएगा, दैट इज एफ ऑफ बी हो जाएगा. और ये जो केस बनता है दैट इज ड्यूरिंग कॉलिजन. क्या बनता है ये, ड्यूरिंग कॉलिजन, मतलब टकराने वाली कंडीशन में. ठीक है ना.
थर्ड हम केस करते हैं टकराने के बाद क्या होगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी ना भाई, टकराने के बाद क्या हो गया, अलग हो गया दोनों, तो ये हो गया दोनों बॉल्स अलग अलग हो गई हैं, ये ए है और ये बी है। मास में कोई चेंज आएगा क्या, मास सेम रहेगा हमारा, चेंज किस में आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा ना, ये वी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। पहले वेलोसिटी थी इनिशियल, अब वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी, और ये कंडीशन क्या बन गई है, आफ्टर कॉलिजन। कंडीशन क्या बन गई है मेरी, आफ्टर कॉलिजन बन गई है। तो ये बात आपको समझ में आई क्या, मैंने क्या बताया कि हमारे पास क्या है, दो बॉल्स हैं, एक ए है और एक बी है। बॉल ए का मास है एम ए, बॉल बी का मास है एम बी, इनिशियल वेलोसिटी है यू ए, इनिशियल वेलोसिटी है बी की यू बी। ये कंडीशन कौन सा हुआ, बिफोर कॉलिजन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, दोनों बॉल टकराया, टकराने के बाद ए बॉल ने बी बॉल पे ऊपर फोर्स लगाया, क्या बना, एफ ऑफ ए बी बना, बी बॉल ने ए पे फोर्स लगाया, दैट इज एफ ऑफ बी ए बना, बी ए फोर्स अप्लाइड हुआ, दैट इज कॉल्ड ड्यूरिंग कॉलिजन। टकराने के बाद दोनों बॉल्स अलग अलग हो गई हैं, सेपरेट हो गई हैं, इनकी वेलोसिटी में क्या आया, चेंज आया, दैट इज वी ए एंड वी बी। समझ में आया, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि दो बॉल हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ। अब क्या कर रही है, वो टकरा रही है, टकराने के बाद दूर हो गई है। हमें करना क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को सेटिस्फाई करना है कि वो क्या कहता है, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं कुछ पैरामीटर्स की, जो पैरामीटर्स इनमें जो डेरिवेशन है उसमें क्या होंगे, यूज होंगे। तो स्टूडेंट आप क्या कीजिए, नोट डाउन करते चलिए इसे, जिससे कि क्या होगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी बार समझ में आएगा। तो देखिए मैं इधर लिख रहा हूं, एम ए क्या है, दैट इज मास ऑफ बॉल ए। समझ में आया क्या सभी को, एम ए क्या है, मास ऑफ बॉल ए। एम बी क्या है मेरे पास, मास ऑफ बॉल बी। एम बी क्या है मेरे पास, मास ऑफ बॉल बी। यू ए क्या है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए। यू ए क्या है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी है बॉल ए की। यू बी क्या है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी। समझ में आया सभी को, यू बी क्या है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी है बॉल बी की। वी ए क्या है मेरे पास, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए। वी ए क्या है मेरे पास, फाइनल वेलोसिटी है बॉल ए का। वी बी क्या है मेरे पास, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी। वी बी क्या है मेरे पास, फाइनल वेलोसिटी है बॉल बी का, ठीक है। एफ ऑफ ए बी क्या है, फोर्स exerted by A on B. That means force exerted by ball A on ball B. ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। F of B क्या है मेरे पास, force exerted by B on A. समझ में आएगा सभी को। F of A B क्या है, force exerted by A on B. F of B क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय B on A। ये इस तरीके से पैरामीटर हमें क्या करने हैं, नोट डाउन करने हैं, समझने हैं, याद रखनी है हमें ये पैरामीटर, क्योंकि जो डेरिवेशन है वो इन पैरामीटर्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। चलिए डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं हम। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। देखिए मैंने लिख दिया है, आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए। देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, किसका, बॉल ए का। बॉल ए की हम बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा, देखिए चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए, दैट इज फाइनल momentum of
बॉल ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए। एक बात बताइए, ये बॉल ए है, इसका चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे हम? बॉल ए का फाइनल मोमेंटम माइनस बॉल ए का इनिशियल मोमेंटम। तो देखिए मैं ऊपर लिख देता हूं, क्या आएगा, दैट इज एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। समझ में आएगा सभी को? देखिए चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए निकालना है हमें, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए। ठीक है ना? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो फाइनल क्या जाएगा? एम ए वी ए, और इनिशियल क्या जाएगा? एम ए यू ए। देखिए जो v और u में मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता रहा हूं। v मैं इस तरीके से बनाऊंगा और u इस तरीके से बनाऊंगा। ठीक है ना? आप इस चीज को समझ लीजिएगा, जिससे कि क्या होगा, आपको थोड़ा डाउट नहीं रहेगा। ठीक है ना? मैं अब जो v बनाने वाला हूं वो इसी तरीके से बनाने वाला हूं, इस तरीके से, और u मैं इस तरीके से बना रहा हूं। ठीक है ना स्टूडेंट? आपको क्या रहेगा, थोड़ा डाउट नहीं रहेगा, एकदम क्लियर हो जाएगी ये चीज। ठीक है ना? फाइनल वेलोसिटी इस तरीके से करता हूं। ठीक है ना? ये आ गया मेरा चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए। अब मैं क्या निकालता हूं? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल ए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बॉल ए क्या जाएगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर टाइम। यही आएगा ना मेरा भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या आएगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अब चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या है मेरे पास? एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए बाई टी। यही बनेगा क्या? बिल्कुल ये बनेगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। ठीक है ना? और देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी ए। ये समझ में आया क्या आपको? भाई एफ ऑफ ए बी जो है वो माइनस है एफ ऑफ बी ए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए ये एक्शन और रिएक्शन है, ये एक्शन हो रहा है और ये क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। और एक्शन और रिएक्शन दोनों ही क्या है? इक्वल और अपोजिट है। तो मैं क्या कह सकता हूं? एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी ए। तो बेसिकली क्या होगा, देखिए मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक है ना? जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए तो यहां से एफ ऑफ बी ए क्या निकलेगा मेरे पास? देखिए फोर्स इस पे लग रहा है ना, एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा? एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए बाई टी, दैट इज क्या हो जाएगा? एफ ऑफ बी ए हो जाएगा। ठीक है ना? तो स्टूडेंट आपको समझ में आएगा कि फोर्स जो है, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए कितना लग रहा है? एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए लग रहा है। ठीक है? बाई टी। अब हम बात करते हैं सिमिलरली हम बात कर रहे हैं, ये तो हमने ए के लिए निकाला। देखिए चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए निकाल लिया हमने। कितना निकला है? ये निकला है हमारे पास एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम भी निकाल लिया और फोर्स भी निकाल लिया। कितना निकला है? तो इसी तरीके से क्या हम बी के लिए भी नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही प्रोसीजर रखना है हमें। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बी करना है, जहां पे ए है वहां बी कर दो, आपका आ जाएगा। और फोर्स क्या निकलेगा? सिमिलरली एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी बाय टी। समझ में आ गया क्या सभी को? देखिए मैंने क्या बताया है कि जिस तरीके से हमने मोमेंटम निकाला, किसका? ए बॉल ए का निकाला, उसी तरीके से हमने क्या निकाला? बी का निकाल लिया। और हमने क्या निकाल लिया है? फोर्स एक्सर्ट निकाल लिया है कि उन दोनों के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। तो देखिए
अब मैं क्या कह रहा हूं कि दोनों फोर्स आपस में क्या है, इक्वल अपोजिट है। दैट मीन्स एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी ए। यही कह रहा हूं ना मैं, एक्शन और रिएक्शन है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एक्शन और रिएक्शन। वैल्यू पुट कर देता हूं, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी बाई टी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी ए क्या है, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए बाई टी। समझ में आया ना सभी को? मैंने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया। देखिए मैं नीचे वाला रफ कर रहा हूं पोर्शन, जिससे कि डेरिवेशन आ जाए इसमें। देखिए टी से टी कैंसिल हो गया ना। अब देखिए क्या बचा, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इज इक्वल टू माइनस एम ए वी ए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एम ए यू ए। समझ में आया सभी को? देखिए ये टी से टी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए एम बी वी बी ये वाला टर्म है, और ये वाला जो माइनस है मैं इधर ले आता हूं प्लस एम ए वी ए इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस ये वाला टर्म इधर आ जाएगा एम बी यू बी। समझ में आया ना सभी को? मैंने क्या किया है, बहुत सिंपल तरीका यूज किया है। जो नेगेटिव साइड है वो मैं, देखिए जो फाइनल वेलोसिटी की साइड है वो मैंने एक तरफ लिख लिया और इनिशियल वेलोसिटी को एक तरफ लिख लिया। ये वाला जो पोर्शन आया दैट इज कॉल्ड टोटल लीनियर मोमेंटम बॉल्स आफ्टर कॉलिजन। ठीक है ना, ये क्या हो गया, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स हो गया आफ्टर कॉलिजन, और ये क्या हो जाएगा, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स बिफोर कॉलिजन। ठीक है ना स्टूडेंट? तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्ट क्या निकला है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स आफ्टर कॉलिजन और टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स बिफोर कॉलिजन। तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हमें क्या चीज समझ में आती है कि जो लीनियर मोमेंटम है टू बॉल्स का आफ्टर कॉलिजन और लीनियर मोमेंटम है टू बॉल्स का बिफोर कॉलिजन, दोनों ही क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। दैट मीन्स जो लॉ है लीनियर मोमेंटम का वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है ना स्टूडेंट? होपफुली आपको ये पूरा जो हमारा डेरिवेशन है वो समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा डाउट अगर आपको लगता है अभी भी, तो इसको दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को दोबारा रिवर्स करके चेक कीजिएगा। आपको सारी जो डेरिवेशन है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पेपर में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पेपर पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो पेपर देते हैं उसमें भी आपका ये डेरिवेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। आफ्टर दैट हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो चलिए देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज फ्लाइट ऑफ रॉकेट। फ्लाइट ऑफ रॉकेट। मुझे एक बात बताइए, जब अभी हमने रॉकेट पढ़ा था तो रॉकेट में हमने आपको क्या बताया था कि रॉकेट जब ऊपर की तरफ जाता है तो वो गैसेस को नीचे की तरफ क्या करता है, रिलीज करता है। अब वो एक्शन और रिएक्शन की वजह से करता है, और रॉकेट में भी हमारा जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो देखिए मोमेंटम ऑफ रॉकेट प्लस momentum of escape gases is equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि जो मोमेंटम ऑफ रॉकेट है प्लस मोमेंटम ऑफ एस्केप गैसेस है, दोनों ही क्या है, 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या है, रॉकेट जो है वो किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में। रॉकेट जो है वो रेस्ट पोजीशन में, मूव ही नहीं कर रहा, तो इसलिए मोमेंटम क्या हो जाएगा, दोनों का सम 0 के बराबर हो जाएगा ना। और हम बात क्या कर रहे हैं, मोमेंटम ऑफ रॉकेट। अब सपोज कीजिए रॉकेट क्या कर रहा है, मूव करना स्टार्ट कर रहा है, तो मोमेंटम ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू माइनस मोमेंटम ऑफ
एस्केप गैसेस। तो बेसिकली क्या होगा, जब रॉकेट मूव करना स्टार्ट करेगा तो मोमेंटम जो रॉकेट का है वो इक्वल और अपोजिट रहेगा किसके, मोमेंटम ऑफ एस्केप गैसेस के। यही न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी है ना, एक्शन और रिएक्शन, और इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एप्लीकेशन। दैट मीन्स मोमेंटम ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू माइनस मोमेंटम ऑफ एस्केप गैसेस। एस्केप गैसेस का मतलब होता है वो गैसेस जो बाहर की तरफ निकल रही है, हॉट गैसेस भी हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पहला एप्लीकेशन। आफ्टर दैट हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड एप्लीकेशन की, दैट इज कॉल्ड रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो स्टूडेंट्स हमारा सेकंड जो एप्लीकेशन है वो क्या होने वाला है, दैट इज कॉल्ड रिकॉइलिंग ऑफ गन। सेकंड एप्लीकेशन है रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो देखिए सेकंड एप्लीकेशन की हम बात करें रिकॉइलिंग ऑफ गन की, ये क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल हमें करना है। तो देखिए मैं बता रहा हूं, सपोज कीजिए m1 दैट इज मास ऑफ बुलेट, m2 दैट इज मास ऑफ गन, v1 दैट इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट and v2 is equal to velocity of gun। मैं क्या बता रहा हूं आपको, रिकॉइल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। सपोज कीजिए हम गन को फायर कर रहे हैं, तो बुलेट का जो मास है वो क्या होगा, m1 होगा, और उसकी वेलोसिटी क्या होगा, v1 होगा। वो मोमेंटम से मूव कर रहा है। गन जो है उसका मास क्या है, m2 है, उसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है, और इसका मोमेंटम डिफरेंट हो गया। दोनों ही मोमेंटम क्या होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे ना, जब तो रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो आएगा उसका, जब तो वो कंजर्व्ड होगा। अब देखिए रिकॉइलिंग का मतलब क्या होता है कि गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है जब वो फायर होती है। ठीक है ना, उसको रिकॉइलिंग ऑफ गन कहते हैं। देखिए m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0। मुझे फटाफट बताइए इसका मतलब क्या होता है, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0। ये जो अब हमारा जो हमने लिखा है m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, गन किस पोजीशन में है, फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या आंसर रहेगा इसका, जो गन जो है किस पोजीशन पे रहने वाली है, दैट इज रेस्ट फॉर्म में रहने वाली है, क्योंकि दोनों का जो रिजल्ट है, दोनों का जो समय है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यहां से हम क्या निकालते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी निकालते हैं। तो देखिए m2v2 इक्वल टू माइनस m1v1, ये वाला पोर्शन किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और यहां से v2 क्या निकलेगा, माइनस m1v1 बाय m2। तो ये हमारा जो फॉर्मूला निकलता है दैट इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ये रिकॉइल वेलोसिटी का क्या निकलता है स्टूडेंट, फॉर्मूला निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया मैंने आपको, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, होपफुली आपको सबको समझ में आया होगा। आज का वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका क्या ले सके, बेनिफिट ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए आए हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।